किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र सुदेश श्रीवास्तव। किसान भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सब्जियों में समसामयिक कार्य के बारे में। हम जानते हैं कि अब जो वर्षा काल आने वाला है, तो अभी से आपने वर्षा काल तो सब्जियों का समय होता है, आपने सब्जी उत्पादन के लिए अच्छे से तैयारियां कर ली होंगी। नर्सरियों की तैयारी पहले की जाती है, नर्सरियाँ तैयार करना है, अच्छे बीजों का चयन करना है और आगे क्या कुछ करना है, इस की जानकारी डॉक्टर आर एल राउत साहब से हम प्राप्त करेंगे, जो कि वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हैं और कृषि विज्ञान केंद्र बालाघाट के प्रमुख हैं। तो आइए जानकारी लेते हैं समसामयिक कार्य सब्जियों की खेती में। किसान भाइयों, मैं डॉक्टर आर एल राउत, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र बालाघाट में पदस्थ हूँ और आज हमारे किसान भाइयों के लिए हम लेकर आए हैं सब्जियों की समसामयिक कृषि। अभी किसान भाइयों, जैसा कि ये गर्मी का समय चल रहा और हमारे खेतों में उद्यान की फसलें जो कि हम कुकुरबिट्स की बात करें, लौकी, करेला, गिलकी, घिया, तरबूज, खरबूज, ये सब हमारे खेतों में लगे हुए हैं। उसके अलावा भिंडी लगी है, बरबटी लगी है। तो इनमें क्या समस्याएं अभी हमारे किसान भाइयों के बीच आ रही है? अगर हम खेतों में देखें तो कुकुरबिट्स एक फैमिली है। कुकुरबिटेसी फैमिली मतलब कद्दू, लौकी, करेला, ये जितनी भी बेल वाली फसलें हैं, ये कुकुरबिटेसी फैमिली में आती है। और इन सब्जियों में सामान्यतः अभी अगर समस्या देखी जा रही है तो वो फल मक्खी की आती है। और फल मक्खी एक ऐसा कीट है जो कि हमारी सब्जियों को, उसमें जब छोटी होती है हमारी सब्जियों के फल फूल की अवस्था में होता है या थोड़ा सा फल बड़ा होता है, उस समय की अवस्था में ये फल मक्खी उसके अंदर छेद कर देती है। और ये जब फल मक्खी छेद करती है तो इसके अंदर जब फल बड़ा होता है तो उसके अंदर उसके लार्वा निकलते हैं और लार्वा निकल के हमारी सब्जियों को ख़राब कर देते हैं। आपने बाज़ार में देखा होगा कि लौकी, करेला, गिलकी, इनके जो फल है टेढ़े मेढ़े दिखते हैं। तो ये टेढ़े मेढ़े जो दिखते हैं, इसका मुख्य कारण है कि इनमें कीट, जो फल मक्खी है, उसके कीट का आक्रमण हुआ है। अब इसको नियंत्रण करने के लिए हमारे किसान भाई बहुत तरह की दवाइयाँ डालते हैं, पर सामान्यतः फल मक्खी का नियंत्रण दवाइयों से बहुत अच्छा नहीं होता है। तो हमारे किसान भाई, अगर फल मक्खी अगर हमारे सब्जियों में आ रही है तो किसान भाई इस पर ध्यान दें कि हम उसको प्राकृतिक तरीके से कैसे नष्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इसके लिए एक ट्रैप बनाया जाता है। और ट्रैप बनाने के लिए थोड़ा सा गुड़ ले लें, 100 ग्राम गुड़ लें, 1 लीटर पानी में घोल लें। इसमें 50 से 100 ml सिरके का जो घोल होता है उसको मिला लें। और सिरका नहीं मिले तो एसिटिक एसिड डाल दें, बाज़ार में मिलता है, ये उपलब्ध होता है। उसके अलावा गुड़ का घोल, सिरका, इसको 1 लीटर पानी में घोलकर इसको हमें खुले पात्र में उसमें जो हमारे सब्जी का बगीचा है उसमें लटका देना है। और इसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड जिसमें गंध ना हो, ऐसे इंसेक्टिसाइड को इसमें डाल देना है। तो जो हमारे कीट है, फल मक्खी के कीट हैं, वो इसकी ओर आकर्षित होंगे और उसमें जो रस वहाँ पर उसको चूसने जाएंगे और वो जब चूसेंगे तो उस जहर के कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी। और जब फल मक्खी नहीं होगी तो वो आपके फलों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और नुकसान नहीं पहुंचाएगी तो इससे हमारी जो ककड़ी, लौकी, खीरा और ये है, इनको नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा IIHR बेंगलोर ने एक ट्रैप डेवलप किया है जो बहुत सस्ता है, उसको भी हमारे किसान भाई मंगा सकते हैं। वो सिर्फ फल मक्खी के लिए स्पेशल बनाया गया और बहुत प्रभावी है फल मक्खी के लिए। ये विभिन्न प्रकार के फलों के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। और आम में भी फल मक्खी की समस्या आती है, हमारे अमरूद में भी फल मक्खियों की समस्या आती है, तो इसके लिए भी यह ट्रैप बहुत उपयोगी है। इसके अलावा जो अगली समस्या हमारे कुकुरबिटेसी फैमिली में आती है, उसको हम बोलते हैं रेड पम्पकिन बीटल। ये सब तरह की पत्तियों को खाता है, जितनी भी हमारी कुकुरबिटेसी फैमिली है इनकी पत्तियों को खाता है। और इसके लिए हमारे किसान भाई शाम के समय कोई भी कीटनाशक दवा का छिड़काव कर सकते हैं। और ये कीटनाशक दवा 4 बजे 5 बजे के बाद अगर हमारे किसान भाई करते हैं, क्लोरपायरीफास, हमारा
स्पाइनोसेट आता है, इनका हमारे किसान भाई उपयोग करें। स्पाइनोसेट 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में डालना है। इसके अलावा अगर हम क्लोरपायरीफास डाल रहे हैं तो 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करें। इसके अलावा हमारी जो सब्जियां हैं, कुकुरबिटेसी की बात कर रहा हूँ स्पेशली, इनमें जो पत्तियों में 2 तरह की समस्याएं आती है। एक तो डाउनी मिल्ड्यू आती है, जो निचली सतह है उस पर इसमें जो सफ़ेद धब्बे पड़ते हैं और ऊपर की पत्ती पीली पड़ जाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए हम फल मक्खियों के नियंत्रण के लिए हम इसमें डाउनी मिल्ड्यू के नियंत्रण के लिए सल्फर का स्प्रे करते हैं। डाउनी मिल्ड्यू के नियंत्रण के लिए हम सल्फर बेस्ड फंजीसाइड का उपयोग करते हैं, या जो नए हमारे सिस्टमिक फंजीसाइड आ गए हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो पाउडरी मिल्ड्यू होती है, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए हम पाउडरी मिल्ड्यू में जो पत्तियों की दोनों सतह पर कॉटन की जैसी सफ़ेद वृद्धि दिखाई देती है। ये फलों में भी हो सकती है, पत्तियों में भी हो सकती है, फूलों पर भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। इसके नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाई बाविस्टिन का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा कॉपर बेस्ड फंजीसाइड है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है, या दूसरे जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड जो होते हैं उनका हमारे किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो बरबटी और टमाटर की बात करें, ये भी फसलें हमारे खेतों में आज लगी हुई है। तो बरबटी में जो सामान्यतः सबसे ज़्यादा समस्या आती है जो हमारे फल वेदक कीट की, तो ये जो फलियों में जो इल्लियाँ लगती है उसकी बहुत समस्या आती है। इसके लिए हमारे किसान भाई प्राकृतिक रूप से जो दवाइयाँ बनाई जाती है नेचुरल फार्मिंग में, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हमें स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, तो नीमास्त्र बनाए, ब्रह्मास्त्र बनाए, इसका उपयोग करें। उसके बाद हमारे जो लाइट ट्रैप है, लाइट ट्रैप बहुत जो रात में उड़ने वाले कीड़ों के नियंत्रण के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। आप शाम के समय 6 बजे जब दिन डूबता है उसके बाद 2 घंटे, जिस भी समय दिन डूबता है उसके बाद से 2 घंटे तक हमको लाइट ट्रैप को जला कर रखना है। अगर आप लाइट ट्रैप जला कर रखेंगे तो आपके जो भी कीट जो भ्रमण करते हैं रात के समय, उनको हम नियंत्रित कर पाएंगे। और इससे दूसरे भी और जो कीट हैं जो हमारी सब्जियों को नुकसान पहुंचाते हैं और जो प्रकाश के द्वारा आकर्षित होते हैं, उन कीड़ों को हम लाइट ट्रैप के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारी फसल में हम कीटों का नियंत्रण करते तो हैं, उसके अलावा हमारे जो स्वास्थ्य पे इसका बुरा असर नहीं पड़ता और हमारी लागत जो है खेती में वो कम होती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा लागत किसान भाइयों को कीट और बीमारियों के नियंत्रण में आती है। तो कीड़ों के नियंत्रण के लिए लाइट ट्रैप, कुछ जो कीट हैं जैसे बैंगन में हमारा जो फल वेदक कीट आता है, उसके नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाई जो उसके जो फेरोमोन ट्रैप आता है, फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करें। फेरोमोन ट्रैप फल वेदक का अलग आता है, टमाटर के लिए जो इल्ली होती है उसके लिए अलग फेरोमोन ट्रैप आता है। तो अलग अलग फेरोमोन ट्रैप का जो ल्यूर है वो हमारे किसान भाई ला सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप एक बार खरीद लें, उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमको उसकी कैप्सूल जो बीच में लगती है उसको हमको बदलने की ज़रूरत होती है। वो ल्यूर होता है, वो कीट के हिसाब से अलग अलग होता है। तो किसान भाइयों, अगर आपके खेतों में अगर इल्लियों की समस्या है तो हम लाइट ट्रैप का उपयोग करें, हम फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करें। जब उनसे कंट्रोल नहीं होता है तब हम कीटनाशक दवाइयों के उपयोग की सलाह देते हैं। कीटनाशक दवाइयों में हम नीचे से ऊपर चलें। मैंने ये देखा है कि हमारे किसान भाई एकदम जो सबसे ज़्यादा जिसका रेसिडुअल पीरियड होता है, मतलब दवाई की पौधे के अंदर रहने की जो अवधि है वो जिसमें ज़्यादा होती है उनका इस्तेमाल पहले कर लेते हैं। जिससे क्या होता है कि 40 दिन 45 दिन तक वेटिंग पीरियड होता है दवाइयों का, और वो दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। वो दवाइयाँ हमारे खाने में जाती है और हमारे पेट में अल्सर और दुनिया भर की बीमारियाँ पैदा करती है। तो इसलिए हम सलाह देते हैं कि पहले नीचे वाली जो दवाइयाँ हैं उनका उपयोग करें। जो हम बॉटनिकल पेस्टिसाइड की बात करते हैं उनका उपयोग करें, और जो हमारे बायो पेस्टिसाइड हैं उनका भी खूब उपयोग करें।
जो बायो एजेंट है, बायो एजेंट भी हमारी फसलों के लिए बहुत है। ट्राइकोग्रामा है, ट्राइकोडर्मा है, ज़मीन में हम ट्राइकोडर्मा मिलाएं, और ट्राइकोग्रामा हमारे जो विभिन्न तरह के कीट हैं उनके नियंत्रण के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। इसके अलावा पैरासाइट्स का उपयोग करते हैं। एनपीवी वायरस जो है ये भी बहुत बढ़िया इल्लियों के नियंत्रण के लिए उपयोग आता है। तो इस तरह से जब हम समन्वित रूप से कीटों और बीमारियों के नियंत्रण की बात करेंगे तो निश्चित रूप से हमको नुकसान कम होगा और हमारी जो फसलें हैं उनमें ज़्यादा फायदा होगा। हमारी खरीफ का समय आ रहा है, तो खरीफ की तैयारियों की बात कर लें तो किसान भाइयों, मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा कि हमारे किसान भाई खरीफ की तैयारी अभी से शुरू कर दें। खेत की जुताई करके रख दें तो गर्मी में जो ज़मीन में कीट बीमारियां होगी उनका हम नियंत्रण कर पाएंगे। जो किसान भाई लौकी, करेला, गिलकी, ये कुकर बीट्स लगाना चाहते हैं तो वो किसान भाई अपने सब्जियों को पॉलीट्रे में, जो ट्रे आती है उनमें, प्लग ट्रे, पॉली ट्रे, इनमें लगा सकते हैं या पॉलीथीन के बैग्स में तैयार कर सकते हैं, तो आपका 1 महीने का समय बच जाएगा। इसके अलावा जो किस्मों के चयन पर ध्यान दें, जो किस्में आपके क्षेत्र में अच्छे से उपयुक्त है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, उन्हीं किस्मों का चयन करें। नई किस्मों को एकदम से बड़े क्षेत्र में लगाने से बचें। आप अगर कोई नई किस्म लगाना भी चाह रहे हैं तो उस पर ये ध्यान दें कि हम नई किस्मों को प्रयोग करने के लिए थोड़ी सी जगह में पहले लगाएं, उसका परफॉर्मेंस पहले देख लें, क्योंकि बाज़ार में हज़ारों तरह के हाइब्रिड्स उपलब्ध हैं, हज़ारों तरह की वैरायटी उपलब्ध है और सब्जियों में सबसे ज़्यादा वैरायटी के चयन में दिक्कत होती है। और कोई भी आपको कंपनी वाला हमेशा ये इस दिमाग में रहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना मार्केट करना है, तो आपको कई बार जानकारी भी उस तरह की देते हैं। तो आप इसका ध्यान रखें कि आप छोटी जगह में पहले उसका प्रयोग कर लें 1 साल, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा आता है तो अगले साल उसका उपयोग करें। तो किसान भाइयों, मैं आज आपको इस मंच से ये बताना चाहूँगा कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। आपके खेतों में अगर कोई बीमारियाँ आती है तो आप पहले से ध्यान दें, बीमारी शुरू होने के लक्षणों को देखें और उसके हिसाब से आप लोगों से संपर्क करें। आपको अगर लगता है कि आपको जानकारी नहीं है तो निकटस्थ कृषि विज्ञान केंद्रों में संपर्क करें, वहाँ के वैज्ञानिकों से पूछें और उसके बाद दवाइयों का उपयोग करें। दवाइयों का उपयोग, बहुत ज़्यादा दवाइयों के उपयोग से हमें लाभ कम होता है, आर्थिक नुकसान हो जाता है। तो हम जब भी खेती में अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो जैविक कीटनाशक, जैविक दवाइयाँ, प्राकृतिक दवाइयाँ, इनसे हम शुरुआत करें। फिर हम जो हमारे लाइट ट्रैप है, फेरोमोन ट्रैप हैं, एनपीवी वायरस हैं, ये जो हमारे प्राकृतिक रूप से कंट्रोल करने की चीज़ें हैं, उन विधियों को करने के बाद रासायनिक खेती की ओर आएँ तो निश्चित रूप से हमारी लागत कम होगी और हमारी खेती का भविष्य उज्जवल होगा। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। हम देख रहे हैं कि आज हमेशा जो भी मौसम होता है वो उसकी कल्पना नहीं की जा सकती कब क्या बदलाव हमें देखने को मिले, और ऐसे में हमको विशेष रूप से
उद्यानिकी फसलों की ज़्यादा चिंता करना होती है, क्योंकि कोमल होती हैं, ज़्यादा संवेदनशील होती हैं और इन पर हमारी नियमित आय निर्भर करती है। और इसी के साथ हम ये देखते हैं कि जो हमारे वन्य पशु हैं वो भी हमें बहुत सारे नुकसान पहुंचा सकते हैं, विशेष रूप से बंदरों से, हिरण से, जंगली सुअरों से, खरगोश से। ऐसे बहुत सारे हमारे वन्य प्राणी हैं जिनको हम हमारे मित्र तो हैं ही, हम उनको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, लेकिन वो अगर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं तो हमें अपनी फसल पद्धति में सुधार करना पड़ेगा। हमको उस फसल चयन पर ध्यान देना पड़ेगा जिससे कि हम उस जोखिम से बच सके। कैसे, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शरद बिसेन साहब, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं, कृषि महाविद्यालय बालाघाट में आप पदस्थ हैं। और इनसे हम जानकारी लेते हैं, जानते हैं जलवायु परिवर्तन और वन्य प्राणियों के जो प्रभाव हमें उद्यानिकी फसलों में देखने को मिल रहे हैं, इस विषय पर। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर शरद बिसेन, उद्यानिकी विभाग कृषि महाविद्यालय बालाघाट से। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की ये इकाई एक ऐसे ज़िले में उपस्थित है जहाँ पे 50 से 60% तक वन की भूमि है। इसलिए ऐसे परिप्रेक्ष्य में उद्यानिकी फसलों का बहुत अधिक महत्व बढ़ जाता है। वन आच्छादित भूमि के रहते यहाँ पर जो औषधीय पौधों की उपलब्धता है और जो विरल प्रकार औषधि पौधे हैं उनकी बहुत ज़्यादा उपलब्धता है यहाँ पर। और ऐसे में ही यहाँ कृषि महाविद्यालय में हम एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम चलाते हैं जिसके अंतर्गत छात्र, किसान और ग्रामीण युवा, इन तीनों को ही हम अपना उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जो औषधीय पौधे और सगंध पौधे हैं, इनकी पौधशाला कैसे तैयार करते हैं, किस तरीके से इनका प्राथमिक रूप से प्रोसेसिंग की जाती है, प्रसंस्करण करते हैं, और कैसे इनकी उपलब्धता बाज़ार के हिसाब से तैयार की जाती है, इन सब का हम प्रशिक्षण यहाँ पर देते हैं और इनके बारे में जानकारी देते हैं। इसी के साथ साथ उद्यानिकी की कई इकाइयाँ हमारे इस कृषि महाविद्यालय में प्रशिक्षण के रूप में उपलब्ध हैं, क्रियाशील हैं, और व्यावसायिक रूप से कैसे स्थापित की जाती है इसके विषय में भी हम उनसे बात करते हैं। पौधशाला की तकनीक किस तरह से तैयार की जाती है, उसमें समय से पहले कैसे पौधे तैयार करना है, स्वस्थ पौधे तैयार करना है, रोग और कीट से मुक्त अपने को पौधशाला कैसे तैयार करनी है, उसके बाद सब्जी उत्पादन करना है तो उसको कैसे समय से पहले हमको उसको तैयार करना है, इस बारे में हम बताते हैं। वन पशुओं का जो सबसे बड़ी समस्या हमारे किसान भाइयों को रहती है, ख़ासतौर पे उद्यानिकी फसलों में बंदरों से सबसे ज़्यादा समस्या जो हमको रहती है, उसका प्रबंधन कैसे करना है, इन सब विषयों के ऊपर विस्तार से चर्चा की जाती है। इसके बाद हमारे पास नवीन तकनीकों में हाइड्रोफोनिक यूनिट है, जिसके उस हाइड्रोफोनिक यूनिट से चारा कैसे उत्पादित करना है और हाइड्रोफोनिक यूनिट से सब्जी कैसे उत्पादित करनी है, इन दोनों विषयों को ही हम इसमें समाहित किए हुए हैं। आजकल जिस तरह गाय पालने का सभी को शौक़ है, लेकिन चारा उपलब्ध या हरा चारा उपलब्ध नहीं हो पाता, तो उसमें हाइड्रोफोनिक से चारा उत्पादन कैसे करना है, उसका प्रबंधन कैसे करना है और उसके कितने फ़ायदे हमारे पशु को भी और पशु मालिकों को भी, इसके ऊपर चर्चा हो जाती है। हाइड्रोफोनिक से जो सब्जी उत्पादन है, तो जैसे गर्मियों में धनिया बहुत महंगा मिलता है, तो हम अपने प्रशिक्षणों में या युवाओं को अक्सर यही समझाते हैं कि हाइड्रोफोनिक की छोटी छोटी घर में बनाई हुई इकाइयाँ किस तरह से अपने घर में पड़े हुए ख़राब मटेरियल से वो किस तरह को उसको उपयोग करके, बांस है, पाइप है और ड्रिप की पुरानी जो लाइनें रहती हैं इनके पास, लैटरल्स रहते हैं, उसका उपयोग करके किस तरीके से वो हाइड्रोफोनिक से गर्मियों में महंगी हुई पत्तेदार सब्जियां, धनिया, पालक, इन सबको कैसे अपने घरों में उगा सकते हैं, इसके ऊपर बात होती है। इनको वो बाज़ार में बेच के किस तरह से मुनाफा ले सकते हैं, इसके विषय में पूरी बात होती है। तो ऐसे ही कई प्रकार के शेडनेट हाउस की इकाई है हमारे पास। इस शेडनेट हाउस में किस तरीके से वो सब्जी उत्पादन करते हैं, बंदरों से कैसे सब्जियों को बचा सकते हैं, और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा रचित जो एक जवाहर मॉडल है, जिसमें कि सब्जियों को एक ही बैग में किस प्रकार से अधिक से अधिक 7 प्रकार की सब्जियां उगाई जा सकती हैं और उसको किस तरह से ड्रिप में मैनेज किया जाता है, किस तरह से ड्रिप लाइन लगा के प्रबंधित किया जाता है, इस विषय में हम अपने शेडनेट हाउस में इसका एक मॉडल है और इसके साथ साथ हम उनको किसानों को भी उसके ऊपर प्रशिक्षण देते हैं।
जलवायु परिवर्तन अपने आप में गंभीर विषय है। जलवायु परिवर्तन किस तरीके से हमारे किसान भाइयों के मुनाफे को, उनकी फसलों को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, ऐसी कई प्रकार की समस्याएं हमारे सामने जब किसान भाई लेके आते हैं तो उनको ऐसे फलों के ऊपर भी हम शिफ्ट होने को बोलते हैं जो परंपरागत नहीं हैं और बाज़ार में एक नए विकल्प के रूप में हमारे बीच मौजूद होते हैं और उसको सुपर फ्रूट या फिर पोषक तत्वों से भरपूर हम उसे बता दें कि भरसक प्रयास करते हैं। तो ऐसे में ही एक जो हमारे सामने अभी फल आया है ड्रैगन फ्रूट, इसको भी हम किसान भाइयों को लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। बालाघाट ज़िले में कई ऐसे हमारे किसान भाई हैं जो ड्रैगन फ्रूट का बहुत अच्छा उत्पादन कर रहे हैं। और वन्य जीवों से जो हमारा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि 50 से 60% वन भूमि है इस ज़िले में, तो उसके अंतर्गत जो वन जीवों से जो हमारी फसलों को नुकसान होता है तो उसमें करेला हमारे कई किसान भाई बहुत अच्छा लगाते हैं, जिसको नागपुर और रायपुर की मंडियों में बहुत अच्छे से ख़रीदा जाता है। और जलवायु के चलते, क्योंकि यहाँ पे 1400 mm की एक एवरेज बारिश का हमेशा रिकॉर्ड रहता है बालाघाट ज़िले में, और उसके बाद एक खुला मौसम मिलता है, तो इसके साथ हमारे जो किसान भाइयों को कई प्रकार की सब्जियों को उगाने का यहाँ पे मौका मिल जाता है। किसान भाइयों, आज के इस कृषि दर्शन कार्यक्रम में हमने सब्जियों में सामूहिक कार्य पर बात सुनी और साथ ही जलवायु परिवर्तन और वन्य जीवों द्वारा पहुंचाई जाने वाले जो प्रभाव हैं उस पर चर्चा की। हमें उम्मीद है कि ये जानकारियाँ आपके लिए रोचक रही होंगी और आइए अब कार्यक्रम के अंत में देख लेते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं प्रमुख खबरों पर। इस साल सामान्य मानसून का अनुमान, प्राकृतिक खेती में मिलेगा ज्यादा उत्पादन, जैव विविधता दिवस का आयोजन, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन अभियान और खेतों की नरवाई नहीं जलाएं किसान। मौसम विभाग ने अपने दूसरे पूर्वानुमान में कहा है कि पश्चिमोत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में इस साल जून से सितंबर के दौरान बारिश सामान्य से कम रहने के आसार हैं। विभाग ने यह भी कहा है कि बारिश पर निर्भर प्रमुख क्षेत्रों के साथ साथ देश के शेष हिस्सों में मानसून सामान्य रहेगा। पश्चिमोत्तर भारत में अनाज का कटोरा कहलाने वाले पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य आते हैं। साल 1971 से 2020 के बीच जून से सितंबर की अवधि में बारिश का LPA 87 सेंटीमीटर है। मौसम विभाग ने जून से सितंबर के दौरान सामान्य बारिश की संभावना को बढ़ाकर 83% कर दिया है और सामान्य से अधिक बारिश की संभावना 11% है। इसी प्रकार सामान्य से कम बारिश की संभावना 25% और कम बारिश की संभावना 20% है। विभाग ने अप्रैल में जारी अपने पूर्वानुमान में कहा था कि सामान्य बारिश की संभावना 35% है। विभाग ने यह भी कहा कि मानसून अभिसरण क्षेत्र या भारत के वर्षा क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मानसून LPA का 96 से 106% यानी सामान्य रहने की उम्मीद है। कृषि विज्ञान केंद्र देवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 101वीं मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान किसान भाइयों एवं बहनों को कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण के लिए मिशन लाइफस्टाइल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र की प्रसार वैज्ञानिक नीरजा पटेल द्वारा किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में बताते हुए जीवामृत, बीजामृत, डिकम्पोजर, केचुआ खाद, विभिन्न प्रकार के जैविक खाद एवं जैविक दवाइयों का उपयोग कर किसान भाई कैसे अपनी खेती में नेचुरल तरीके से उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी गई है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि प्राकृतिक तरीके से खेती पर किसान भाइयों के उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ लागत में कमी आएगी। कृषि विज्ञान केंद्र एवं वन विभाग मंदसौर के संयुक्त तत्वाधान में कृषि विज्ञान केंद्र में कृषकों एवं विद्यार्थियों के लिए जैव विविधता पर प्रश्नोत्तरी परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 38 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें विद्यार्थी योगेश यादव 3rd ईयर, दिलीप कुमार बेरवा 2nd ईयर एवं प्रत्यक्ष खटीक, हर्ष, हरिओम, मोहित, कनिष्क और फूलचंद के साथ ही लक्ष्मी नारायण, नरेंद्र कुमार, राहुल और विजय प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों ने अपने विचार रखे। उपरोक्त कार्यक्रम में डॉक्टर GS चुंडावत, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र मंदसौर ने जैव विविधता को बढ़ाने हेतु विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर सांची विकासखंड के ग्राम गुंदरई एवं मुगालिया में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर स्वप्निल दुबे, वरिष्ठ वैज्ञानिक व प्रमुख
वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप कुमार द्विवेदी, डॉक्टर मुकुल कुमार, रंजीत सिंह राघव, आलोक कुमार सूर्यवंशी मुख्य रूप से उपस्थित थे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली एवं कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान जोन 9 जबलपुर से प्राप्त निर्देशानुसार पर्यावरण के लिए जीवन शैली जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, जिसका उद्देश्य मृदा का बचाव, ऊर्जा का बचाव, पानी का बचाव, ई वेस्ट को कम करना व टिकाऊ खेती आधारित फसल उत्पादन के लिए कृषकों को जागरूक करना है। किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र नरसिंहपुर के वैज्ञानिकों ने जानकारी दी है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने हेतु और भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए पराली नहीं जलानी चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्र नरसिंहपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर विशाल मेश्राम ने कहा कि नरवाई जलाने से भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में सहायक कृषि सहयोगी सूक्ष्म जीवाणु तथा जीव भी नष्ट हो जाते हैं। किसान ही अन्नदाता है, पर्यावरण के संरक्षक हैं, इसलिए नरवाई को जलाने की बजाय उसका अन्य उपयोग करना चाहिए, जिससे उन्नत खेती, पशु चारे की उपलब्धता और सभी को स्वच्छ प्राणवायु मिल सके। और इसी के साथ किसान भाइयों, खबरें खेती में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। किसान भाइयों, आप देख रहे थे कृषि दर्शन कार्यक्रम, और आज के इस कार्यक्रम में हमने जो महत्वपूर्ण विषय उठाए हैं और जिन पर आज हमने अपने विशेषज्ञों से चर्चा की, आपने देखा कि सब्जियों की खेती में समसामयिक कार्य पर हमने बातचीत की। इस समय आपको अगली जो उद्यानिकी फसलें हैं, जो सब्जियों की फसलें हैं, उनमें कौन कौन से कार्य किए जाना है, उस पर विस्तारपूर्वक तकनीकी जानकारी हमें दी डॉक्टर RL राउत साहब ने, जो कि केवी के बालाघाट के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हैं और प्रभारी हैं। और इसके अलावा वन्य प्राणियों और जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हमारी उद्यानिकी फसलों में देखने को मिलते हैं और उनसे किस तरह से हमारी फसलों को बचाया जाए, उद्यानिकी फसलों की सुरक्षा की जाए और वन्य प्राणियों को भी जिनसे क्षति ना पहुँचे, ऐसी सारी विधियों पर हमने बातचीत की डॉक्टर शरद बिसेन से, सहायक प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय बालाघाट। दोनों ही जानकारियाँ आपके लिए उपयोगी रही होंगी। साथ ही देश दुनिया के कृषि समाचार जानने के लिए हमने देखी खबरें खेती की। हमें उम्मीद है कि आज का ये अंक भी आपके लिए उपयोगी रहा होगा। इसी के साथ हम आपसे आगे जाएंगे। नमस्कार।